हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें हमने बिजनेस स्टडी की जो सेकंड बुक है वो पूरी कर ली थी। बिजनेस स्टडी की जब हम पार्ट सेकंड बुक कर रहे थे तो जब उसको हमने शुरू किया था तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पर पार्ट फर्स्ट जो हम पहले कर रहे थे उसके 2 टॉपिक हमारे छूट गए थे। रीज़न ये था क्योंकि 15 जुलाई को इस साल के जो स्टूडेंट्स थे उनका एग्ज़ाम होना था, जो अब लगभग अभी तो नहीं होगा, कभी ऑप्शनल पेपर होगा, जब होगा तो वो एक अलग मैटर हो गया। पर उस समय ये था कि पेपर 15 जुलाई से पहले, मतलब कि असल में तो वो पेपर जो है 9 जुलाई को था, तो 9 जुलाई को एग्ज़ाम होना था। तो मैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सोच रहा था, क्योंकि ये बिजनेस स्टडी की पार्ट सेकंड बुक जो थी ये 30 मार्क्स की है, तो बेसिकली हम ये चाहते थे कि ये 30 मार्क्स उनके इजीली कंप्लीट हो जाएं। तो इसीलिए मैंने पहले वो शुरू कर दी थी। पार्ट फर्स्ट के 2 टॉपिक छूट गए थे। उन 2 में अगर हम बात करें तो एक उसमें से था डायरेक्टिंग का, तो वो डायरेक्टिंग का टॉपिक जो छुटा हुआ है हमारा, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। उसका एक पार्ट कंप्लीट करेंगे क्योंकि डायरेक्टिंग बहुत वाइड चैप्टर है। तो आज का जो हम है वो उसमें से हम एक पार्ट करेंगे आज। इस पार्ट में जो हम करेंगे वो डायरेक्टिंग कंसेप्ट के रूप में समझेंगे कि डायरेक्टिंग क्या होती है। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि डायरेक्टिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं, टोटल मिलकर वो 4 हैं। उन 4 में से हम 2 आज करेंगे, सुपरविज़न और लीडरशिप। 2 बचेंगे, उन 2 पर एक इंडिविजुअल वीडियो होगी क्योंकि वो दोनों थोड़े लेंथी टॉपिक हैं। तो मोटिवेशन एक बचा हुआ है और उसके अलावा एक कम्युनिकेशन बचेगा। तो इन दोनों के ऊपर हमारी 2 वीडियो और आएंगी। डायरेक्टिंग की जो पूरा टॉपिक है वो हमारा 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा मेन फोकस कंसेप्ट 2 एलिमेंट डायरेक्टिंग के, सुपरविजन और लीडरशिप को करेंगे, और इस बेस पर हम अपने बिजनेस स्टडी के कम से कम कंसेप्चुअल कोर्स को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास समय पर वीडियो आती रहे और हम अपने 95% के टारगेट को ईजिली अचीव कर पाएँ। अभी तो हम बिजनेस स्टडी की बात कर रहे हैं, वैसे मेरी जो वीडियो हैं वो अकाउंट्स पर भी आती हैं, तो अकाउंट्स में भी हम अपने 95% के टारगेट को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। एडमिशन और पार्टनर पर है। उन सभी वीडियो के लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे मेरे, जिसमें मैंने इन सभी वीडियो के लिंक डाल रखे हैं, तो आप वहां से जाके इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक भी आपको पता ही है, चैप्टर का नेम जो है या एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है डायरेक्टिंग, उसको करते हैं। डायरेक्टिंग जो है 4th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो 3 फंक्शन हम अभी तक पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। उसके बाद डायरेक्टिंग आती है। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे। तो अगर ऑर्डिनरी सेंस में हम बात करें तो डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। तो यहाँ पे एक तरीके से ऑपरेशनल वर्क शुरू हो जाता है। हम यहाँ पर थ्रू पीपल वर्क को कंप्लीट कराना शुरू करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश यहाँ से स्टार्ट हमारी हो जाती है। तो ये एक ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है या ऑपरेशनल फंक्शन भी कहा जाता है, किसका? हमारी मैनेजमेंट का। पर अगर मैनेजमेंट की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग जो है वो रेफर करती है उस प्रोसेस से जो इंस्ट्रक्ट करती है, गाइड करती है, काउंसलिंग करती है, मोटिवेट करती है, लीड करती है लोगों को इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट जो भी ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं हम उनको अचीव कर पाएँ। तो डायरेक्टिंग का मीनिंग आ गया। डायरेक्टिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये मीनिंग है इसका, जो आपको याद रखना है। फिर है कि डायरेक्टिंग इज ए मैनेजरियल प्रोसेस विच टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन जीवित है, जब तक ये चलती रहती है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमेशा चलता रहता है। जब तक बिजनेस जिंदा है, जब तक डायरेक्टिंग हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
आगे चलते हैं, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि विशेषताएं क्या हैं डायरेक्टिंग की, डायरेक्टिंग क्यों, विशेषताएं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, तो इसलिए डायरेक्टिंग की विशेषताएं देखते हैं। पहला है कि डायरेक्टिंग क्या करती है, इनिशिएट करती है एक्शन, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ से काम शुरू होता है, ये एक ऑपरेशनल लेवल है, तो यहाँ से हमारा जो है वो काम शुरू हो जाएगा, ऑपरेशन में आ जाएगी। जो भी हमने अभी तक प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग हमने जो फिजिकल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको एक जगह ऑर्गेनाइज किया है, और उसके बाद उनको जो डिजायर्ड या जो जिस कैपेबिलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क भी अलॉट कर दिया है, पर यहाँ से वो अपने वर्क को करेंगे, उनको डायरेक्शन दी जाएंगी कि हाउ टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क और व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर, वो यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर आता है कि डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीनों लेवल हैं हमें पता है, टॉप मिडिल और लोअर लेवल, ठीक है, तीनों लेवल पर डायरेक्टिंग का काम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डायरेक्शन तो हर जगह दी जाएगी, ठीक है, तो दिशा निर्देश हर लेवल पर दिए जाते हैं, तो हर लेवल पर इसको यूज किया जाता है। तो डायरेक्टिंग टेक प्लेस वेयर एवर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशन जहां पर भी होंगे वहां पे हमें डायरेक्टिंग करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए हर लेवल पर इसकी जरूरत होती है। फिर आता है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो भी हमने पढ़ ही लिया था कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है, हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि कभी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी एंड नहीं होगा इसका, ठीक है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो डायरेक्शन हमेशा आपको जो लेवल अगर देखोगे आप, तो डायरेक्शन कौन देगा, जो भी हमारा सुपीरियर होगा वो हमें डायरेक्शन देगा ना, तो डायरेक्शन सुपीरियर देता है, किसको देता है, सबऑर्डिनेट को देता है, तो इसीलिए इसका जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम चलता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमारी इसकी। अब हम आगे चलते हैं, आगे चले तो अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्शन क्यों जरूरी है, डायरेक्टिंग की जरूरत क्या है किसी भी मैनेजमेंट में। तो पहला है कि यहाँ से काम शुरू हो जाता है, तो वो हमने फीचर में भी पढ़ा था, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था। तो डायरेक्टिंग हेल्प टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो भी हम पाना चाहते हैं अगर उसको हमें पाना है तो हमें काम शुरू करना पड़ेगा, तो ये वो प्रोसेस है या ये वो स्टेप है जहां से वो काम शुरू होता है, सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। फिर आया कि ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप ऑफ एफर्ट को, तो जितने भी एम्प्लॉयज जो भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक समूह है जो काम करता है, तो डायरेक्टिंग उनमें क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, जो हमने पढ़ा था कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्टिंग उसको लाने में मदद करता है। वो इस तरीके से करता है जिससे इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट हो सके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के, या कह सके तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ये हमारी मदद करता है। नेक्स्ट आया कि इट गाइड एम्प्लॉय टू यूज देयर फुलेस्ट कैपेबिलिटी, जो भी जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जो भी जिसके अंदर योग्यता है वो उसका पूरा यूज करे। डायरेक्टिंग का काम ये होता है, क्योंकि इसमें आप पढ़ोगे एलिमेंट में मोटिवेशन यहाँ पर है, लीडरशिप यहाँ पर है, तो वो दोनों क्या करती हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं, परसुएट करती हैं, सो दैट वो अपना बेस्ट यूज कर सके। तो डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉयज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर आता है कि इट फैसिलिटेट मैनेजमेंट टू अप्लाई चेंजेस, अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, आपका मैनेजर एक अच्छा लीडर है, तो आप किसी भी टाइप की चेंज को इजीली इंट्रोड्यूस कर दोगे। आप उसकी सारे क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्या कारण है, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द इंडिविजुअल, जब हम उनको वो पहले से कन्वे कर देंगे तो हम किसी भी टाइप का जो चेंजेस है वो इजीली क्या करवा पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। फिर आता है कि डायरेक्टिंग इट हेल्प इन ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी का मतलब फ्लक्चुएशन नहीं रहेगी, आपको आप प्रॉपर वे में काम को करवा पाओगे, क्योंकि सबको सबका काम पता है, किससे हमें जो है डायरेक्शन आएगी वो भी हमें पता है, तो वो स्टेबिलिटी लाती है और बैलेंस लाती है। तो इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी ये टॉपिक आएगा 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगा, तो इतने हमारे पास पॉइंट है कि हम उनको लिख सकते हैं। ऑल्दो ये सारे के सारे हैं जो मेरे पास, जो भी मेरा मैटर है वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, क्योंकि वो मैं बेस मानता हूँ। बिजनेस स्टडी में शायद उससे अच्छा जो सोर्स है वो कोई नहीं है।
तो उसी के बेस पर मैं अपनी सारी वीडियोस बनाता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग की बात करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल हमने पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो यहाँ डायरेक्टिंग के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है जिसके बेस पर चलेगी। क्योंकि डायरेक्टिंग में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर लाना पड़ेगा, तो उस ऑर्डर लाने के लिए आपको प्रिंसिपल सेटअप करने पड़ेंगे, सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। तो है कि पहला है कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम पर हो, मतलब जिसके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है वो उसका पूरा यूज करे, पहला प्रिंसिपल। दूसरा है कि हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, अब इंडिविजुअल अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में ना, वही हमने जो पढ़ा था कि सबऑर्डिनेशन होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट का, मतलब कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव को ऊपर ना रखूं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को रखूं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, तो कन्फ्लिक्शन ना आए इनके ऑब्जेक्टिव में दोनों के, तो वो लाना भी डायरेक्टिंग का ही काम है। फिर आता है कि यूनिटी ऑफ कमांड, वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लैरिफाई हो जाएंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड इजीली आ जाएगी। फिर है कि एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, कौन सी टेक्निक मैं यूज करूं जिससे क्लियर, स्मूथ और टाइमली डायरेक्शन डिलीवर हो, उसको चूज करना इसमें जरूरी होता है। फिर आता है कि मैनेजरियल कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन का क्या सोर्स है, आप पढ़ोगे इसमें ये अपने आप में एक एलिमेंट है। फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात अब ये कर रहे हैं, तो फॉर्मल इनफॉर्मल भी कम्युनिकेशन होती है, तो किस तरीके से मैनेजमेंट कम्युनिकेट करेगी विद द जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या होगा वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर है कि यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कह लो, ऑर्गेनाइजेशन कह लो, ठीक है। आपने पढ़ा है कि इनफॉर्मल क्या होती है, जो अपने आप बनती है, जो हम सोशल एक प्राणी हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें आपस में इंटरेक्ट करना ही पड़ता है, बेशक हमारी पोस्ट कोई भी हो, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज भी हम डायरेक्टिंग के लिए करते हैं। फिर आता है कि लीडरशिप, एक इफेक्टिव लीडर, एक मैनेजर का होना वो बहुत ज़रूरी होता है, तो लीडरशिप स्टाइल समझना पड़ेगा जो इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों का मतलब एम्प्लॉय है तो वो उनको इन्फ्लुएंस कर सके, ऐसा उसका कैरेक्टर होना चाहिए। तो देखेंगे क्या क्वालिटीज होती हैं एक गुड लीडर में। फिर डायरेक्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको फॉलो थ्रू करना ही पड़ेगा कि क्या होना था, क्या हो रहा है, इस सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो प्रॉपर वे में आप हर चीज को फॉलो करोगे। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पर डायरेक्टिंग चलती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, जिस एलिमेंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया 4 आते हैं। पहला सुपरविजन है, दूसरा मोटिवेशन है, तीसरा लीडरशिप है और चौथा कम्युनिकेशन है। तो ये वो 4 हैं जिसके बेस पर हम डायरेक्टिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। ये 4 काम एक तरीके से हम डायरेक्टिंग के अंदर करते हैं। तो इसकी अपनी प्रोसेस ना होकर इसके सिर्फ एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को ही हम पढ़ेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है उसमें ये एलिमेंट हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम जो दूसरा एलिमेंट पढ़ेंगे वो लीडरशिप पढ़ेंगे। तो शुरुआत अभी हम सुपरविजन से करते हैं। तो सुपरविजन आया, सुपरविजन का मतलब आप समझिए पहले। द टर्म सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड इन 2 वेज, 2 तरीके से हम सुपरविजन को समझ सकते हैं। पहला है कि इट कैन बी अंडरस्टूड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, जो हम बता ही रहे हैं। तो एज एलिमेंट इसका मीनिंग क्या है? सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो सुपरवाइजिंग को क्या समझ सकते हैं? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम गाइड करते हैं एम्प्लॉय को और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उनको यूज करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो ये एक एलिमेंट कहलाता है। दूसरा है कि इट मीन्स ओवरसीइंग, मतलब कि हमें देखना है व्हाट इज बीइंग डन, क्या चल रहा है। सबऑर्डिनेट जो काम कर रहे हैं हमें उसको चेक करके रखना है, उसको सुपरवाइज करना है, ठीक है, और उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी है टाइमली जब उसकी जरूरत हो, और इंस्ट्रक्शन उनको देनी है सो दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके और हम टारगेट को अचीव कर पाए। तो ये कहलाता है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के रूप में। सेकंड, अगर हम सुपरविजन की बात करें तो वो एक फंक्शन के रूप में भी समझा जा सकता है जो सुपरवाइजर परफॉर्म करता है, क्योंकि जो सुपरवाइजर की पोस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो सिर्फ यही काम करने के लिए होती है। तो सुपरवाइजर के काम भी सुपरविजन ही है, तो वो एक एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग भी है, साथ ही साथ वो सुपरवाइजर के फंक्शन भी है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो हिरार्की है उसमें सुपरवाइजर के जो काम है वो ही सुपरविजन है।
तो ये मैनेजरियल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की एट द ऑपरेटिव लेवल, तो आपको पता है कि थर्ड लेवल पर होती है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ये। तो इस लेवल पे ये काम करते हैं इमीडिएटली अबव द वर्कर, वर्कर के ऊपर ये लोग होते हैं। द फंक्शन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सुपरवाइजर आर वाइटल टू एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वर्कर, मतलब ये लोगों से एक्चुअल जहाँ काम हो रहा है ये उनको सुपरवाइज करते हैं, ये उनके ऊपर होते हैं। तो इनका जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है वो ऐसा होता है जहां से एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो निकलेगी और जिसके बेस पर ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएंगे। तो ये फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर भी है सुपरविजन। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन आई या सुपरवाइजर के क्या फायदे हैं वो आए। तो सबसे पहले है कि सुपरवाइजर क्या करता है, डे टू डे कांटेक्ट मेंटेन करता है, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करता है, वर्कर के साथ उनको गाइड करता है, उनके फ्रेंड के रूप में काम करता है, एक फिलोसफर बनता है। फिलोसफर का मतलब है कि वो ये समझाता है कि ये क्यों जरूरी है, क्यों आपको करना चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए। तो उनका फ्रेंड बनकर, उनका गाइड बनकर उनको उनके साथ डेली कांटेक्ट करना होता है। तो ये एक काम होता है, ये फायदा होता है उसका। दूसरा है कि सुपरवाइजर एक्ट करता है एक लिंक किस किस के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। मैनेजमेंट वही टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो लोग हैं उनकी जो भी डायरेक्शन है वो उन तक पहुंचाता है, और जो वर्कर की जितनी भी प्रॉब्लम है, सजेशन है, वो ऊपर तक पहुंचाता है। तो एक लिंक के रूप में भी सुपरवाइजर काम करता है। फिर आता है कि सुपरवाइजर प्ले ए की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी, एकता बनाने में। अगर वो अच्छा लीडर है या उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो ग्रुप को एकीकृत रखेगा, एक जगह रखेगा, सो दैट वो उसके कंट्रोल में रहें और डायरेक्शन को इजीली फॉलो करें। चेंज के में अगर कोई भी चेंज होता है तो वो रेजिस्ट ना करे, वो उसके फ्लो में काम करे। सुपरवाइजर आल्सो इंश्योर करता है कि परफॉर्मेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू टारगेट जो सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंस है सुपरविजन की। फिर आता है सुपरवाइजर प्रोवाइड गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि जो हमने पढ़ा था ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। जहाँ सुपरवाइजर काम कर रहा है वो उनको काम करते हुए ट्रेनिंग देता है, काम करते हुए गाइडेंस देता है। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है, वर्कर्स को और अपने एम्प्लॉइज को, सो दैट वो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। फिर सुपरवाइजरी लीडरशिप प्ले की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर वो एक अच्छा लीडर है तो वो हर काम को इजीली जिस तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहती है उस तरीके से उसको पूरा करवा लेगा। तो सुपरवाइजरी जो लीडरशिप होती है वो इन्फ्लुएंस करने में वर्कर को बहुत काम आती है। और लास्ट होता है कि गुड सुपरवाइजर एनालाइज द वर्क परफॉर्म्ड एंड गिव फीडबैक टू द वर्कर। वो समझता है कि किस तरीके से काम किया गया, क्या वर्किंग कंडीशन थी, वो ठीक थी, और उसके अकॉर्डिंग ही वो उनको फिर फीडबैक देता है। जैसी भी फीडबैक की जरूरत है तो वो उनको उस तरीके से एक गाइड के रूप में उनको सही दिशा दिखाता है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन थी। तो हमारा पहला जो एलिमेंट है सुपरविजन का वो हो गया, जिसमें सुपरवाइजर को भी पढ़ा हमने। अब हम चलते हैं लीडरशिप की तरफ। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है हम लीडरशिप पढ़ेंगे अभी। वैसे ही थर्ड पर था वहाँ पर अभी हम इसको पहले पढ़ेंगे क्योंकि मोटिवेशन थोड़ा लेंथी टॉपिक है, उसको अलग से वीडियो में करेंगे। तो लीडरशिप को देखते हैं। तो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव लीडर क्या होता है। तो लीडरशिप का मतलब क्या हुआ कि लीडरशिप या लीडर को क्या करना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है लोगों के बिहेवियर को, मतलब कि उनकी बर्ताव को, उनके काम करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करना है, सो दैट जैसा वो चाहते हैं, जैसा एक लीडर या टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में जो हर एक का योगदान है वो उसके हिसाब से काम कर पाए। तो लीडरशिप का काम क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग करना लोगों के बिहेवियर को। लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन विद फॉलोअर्स and motivate them to contribute for achieving organizational objective। तो एक लीडर का मतलब ये होता है, बेसिकली आप किसको लीडर मानते हो, जो आपको लगता है कि ये कुछ ऐसे हैं जिनकी बात हम
मान सकते हैं, ये सही बात करते हैं, ये हमें जो भी बताएंगे वो सही होगा, तो वही फॉलोवर होते हैं हमारे। अब किसी भी रूप में आप देख लीजिए, आप जिसको भी फॉलो करते हो, अब अगर आप सचिन तेंदुलकर को फॉलो करते हो तो उसके फॉलोवर सिर्फ आप इसलिए हो क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है, आपको उसकी जो भी चीज़ें हैं वो इन्फ्लुएंस करती है आपके बिहेवियर को चेंज करने में। जो जिस पर्टिकुलर पार्टी से, जैसे अगर हम पॉलिटिकल पार्टी करें, लोग उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे अब वो राहुल गांधी जी से जुड़े हों या मोदी जी से जुड़े हों, तो जिस भी एक पॉलिटिकल लीडर या किसी से भी कोई रिलेशन होता है तो वो उसको फॉलो क्यों करता है? क्योंकि उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो एक लीडर वो होता है जो उसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो आपसी संबंध बहुत अच्छे बनाकर रखे, साथ ही साथ वो मोटिवेट भी करे, वो इतना इम्पैक्ट छोड़े उन पर कि वो उसको फॉलो करे जैसा वो चाहते हैं। तो ऐसे ही कंपनी के अंदर भी, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर कोई भी जो लेवल पर काम करने वाले ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, वो ऐसे होने चाहिए, ऐसे लीडर होने चाहिए, उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको अपना फॉलोवर बना सके। तो ये लीडरशिप कहलाती है। अब आया कि लीडरशिप को अगर हम डिफाइन करने लगे तो डेफिनेशन के रूप में जॉर्ज टेरी कहते हैं कि लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। तो जो ग्रुप का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अपने आप पूरा करने के लिए सब लोग आगे आए, ऐसी मेरे अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं, सो दैट वो अपने आप उन कामों को करें जो मैं उनसे चाहता हूं। ठीक है। उसके बाद कुंटज और हार्लेट कुंटज एंड हिंज विरिच कहते हैं कि लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड इंथ्यूजियास्टिकली, मतलब कि पूरे जोश के साथ, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। ऊपर वाली ही बात बोली है कि इन्फ्लुएंस अभी भी कर रहे हैं, अपने आप करते हैं और पूरे जोश के साथ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जबरदस्ती वो फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से नहीं, वो उस व्यक्ति की ऐसी काबिलियत है कि वो उनको वो समझा पाया कि ये आपके लिए भी क्यों जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्यों जरूरी है, इसीलिए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप को और गोल्स को अचीव करने के लिए। एक डेफिनेशन और जो ग्लेक ने दी थी, वो कहते हैं कि लीडरशिप इज द सेट ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर, हमने पढ़ा था, आपसी संबंध है, बर्ताव है, डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय टू कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेटली बेसिकली अगर आप लीडरशिप की बात करो तो एक ही चीज निकल के आती है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, और लीडर वो है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो विलिंगली उनको अचीव करने में हमारा साथ दे। ठीक है, तो वो समझ पाए कि ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है एज एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काम एक लीडर का होता है, लीडरशिप की यही डेफिनेशंस है। आगे चलते हैं तो लीडरशिप के फीचर्स पढ़ते हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। तो लीडरशिप क्या बताती है कि एक व्यक्ति की योग्यता दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की। वो अभी तक सारी डेफिनेशन हमें यही बता रहे हैं। लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। आपने देखा कि इन्फ्लुएंस करने का मतलब ही क्या है कि दूसरों के बिहेवियर को चेंज करना और अपने अनुसार उसको बनाना, ढालना। लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। वो हम बता ही चुके हैं कि आपसी संबंध को ही बताती है जब भी वो लीडर और फॉलोअर कहलाए हैं। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमने पढ़ लिया, क्यों किया जाता है ये काम, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, रुकती कभी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो लीडरशिप तो जरूरत उसकी पड़नी ही पड़नी है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना ही पड़ता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कॉन्टिन्यूअसली करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब फिर आती है कि लीडर क्या होता है और उसकी एक गुड लीडर की क्या क्वालिटीज होती हैं। तो सबसे पहले लीडर समझ लेते हैं। तो ये एक ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो पोजेस करता है ऐसे कुछ एट्रीब्यूट, ऐसी कुछ विशेषताएं जो लोग उसको फॉलो करें। तो वो एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप उसके अंदर हैं, इसीलिए उसको क्या कहा गया, लीडर। लीडर हर व्यक्ति नहीं हो सकता। आप देखोगे तो कहीं पर भी आप जाओगे, तो चाहे स्कूल में चले जाओ, जहाँ भी हम काम करते हैं, क्योंकि हम तो टीचर हैं तो हम स्कूल में रहते हैं,
तो हर व्यक्ति जो है वो लीडर नहीं होता। तो जितने भी जहाँ पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे लोग होंगे, पर इनिशिएटिव लेकर दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की जो योग्यता है वो सब में नहीं होती, इसलिए सब लोग लीडर नहीं होते। तो लीडर वो होता है जिसमें लीडरशिप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? देखो, एक फिजिकल फीचर कि वो फिजिकली ऐसा लगता है जिसको देखकर ये लगता है कि हाँ भाई इसको फॉलो हमें करना चाहिए। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी एक लीडर को लीडर बनाने में एक इम्पोर्टेंट योगदान देती हैं। सिर्फ अकेला ये नहीं है, ये बात आप याद रखना कि कोई फिजिकली ऐसा हो वो जरूरी नहीं है, उसमें और भी गुण हैं, पर फिजिकल फीचर भी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नॉलेज। जब तक आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कब कर पाओगे? अब अगर मैं आपको समझा पाऊंगा जब तो आप मुझे फॉलो करोगे। आप मेरे फॉलोवर कब बनोगे? जब मैं आपको वो डिलीवर कर पाऊँ जो आपको मिलना चाहिए। तो मेरे अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, मेरे पास सब्जेक्ट की वो नॉलेज होनी चाहिए कि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकूं कि आप मेरी वीडियोस को देखो। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नॉलेज के बेस पर ही मैं जितनी भी क्वेरीज होंगी सबऑर्डिनेट की उनको क्लियर कर पाऊंगा। तो पहले मेरे अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब जो मैं किसी के साथ भेदभाव ना करूं, मैं ऑनेस्ट व्यक्ति हूं, मैं लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, लोगों की समस्याओं को समझता हूं और मैं चाहता हूं कि सबका जो है उसमें बेनिफिट हो, सबके ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। तो वो इंटीग्रिटी होती है जहां पर मेरे अंदर वो एट्रीब्यूट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो मेरे कैरेक्टर को ऐसा बनाए कि लोग मुझे फॉलो करें। तो जो मैं उनसे चाहता हूं वो पहले मैं खुद करता हूं, जब भी वो मुझे फॉलो करेंगे। इनिशिएटिव लोग, देखो लीडर वो ही कहलाएगा, सबके अंदर है। सब बोलते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर कोई एक आधा व्यक्ति होता है जो उस आवाज को उठाता है। तो पहल करने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। वो आगे आए, जब वो आगे आएगा जब भी उसके फॉलोअर आएंगे। तो फॉलोअर कब बनते हैं? जब मैं पहल करता हूँ। तो एक लीडर की ये भी क्वालिटी है कि वो इनिशिएटिव लेता है, कुछ अलग करता है। फिर आया कि कम्युनिकेशन स्किल, उसके पास बातचीत करने, मतलब कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बताती है ना लीडरशिप। तो लीडरशिप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मैं अच्छा कब बना सकता हूँ, मैं दूसरे को इन्फ्लुएंस कब कर सकता हूँ? जब मैं बातचीत करने में, जब मैं उनके साथ कम्युनिकेशन करूँ तो मैं उनको वो चीज़ डिलीवर कर पाऊँ जो वो मुझसे चाहते हैं। तो वो ऐसी कम्युनिकेशन स्किल मेरे अंदर होनी चाहिए। फिर आगे मोटिवेशन, देखो ये बहुत जरूरी है कि आपको कोई भी जब ही फॉलो करेगा जब आप उसको ये बता पाओ कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, मैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाऊँ, उनको मोटिवेट कर पाऊँ कि जो भी चीजें हो रही हैं वो तुम्हारे ही बेनिफिट में है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन स्किल होनी चाहिए। कि मोटिवेशन का मतलब होता है कि मैं उनके अंदर की जो जरूरतें हैं उनको रियलाइज कर अपनी बात को उसके अकॉर्डिंग रखूं, सो दैट वो समझे कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी है और मुझे ये काम करना चाहिए। जब भी वो विलिंगली काम करेंगे तो मोटिवेशन स्किल जो है वो विलिंगली काम कराने में काम आती हैं, तो इसीलिए होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब मैं बातचीत करूं, जब मैं उनके साथ कम्युनिकेशन करूं, उनको मोटिवेट करूं, तो पहले मैं खुद कॉन्फिडेंट हूं, जो चीज़ें मैं उनको कह रहा हूं एक्चुअली वो ऐसी हैं। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना, मेरे अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक गुड लीडर की एक फीचर होता है। डिसाइसिवनेस, डिसीजन ले पाऊँ, ठीक है, डाउटफुली ना हो। मैं आपको कहूँ कि हाँ भाई ऐसा भी कर लो आप तो भी सही रहेगा, तो आप ऑब्वियसली ये अपने आप समझ सकते हैं कि आप मुझे कितना फॉलो करोगे, ठीक है। तो डाउट नहीं होने चाहिए, कोई भी डाउट माइंड में लीडर के नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल डिसाइसिव हो, ये बहुत जरूरी है। सोशल स्किल, समाज से जुड़े हुए लोग हैं हम, तो हमारे अंदर वो सामाजिक सारी स्किल्स होनी चाहिए सो दैट लोग मुझे फॉलो कर पाएं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ऐसे लोग भी आपको फॉलो कर रहे हैं जिनका आपसे डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। तो सोशल स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये सारी लीडरशिप की क्वालिटी थी, अगर ये हैं तो मैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो अब लीडरशिप क्यों ज़रूरी है वो देखते हैं। पहला है कि लीडरशिप क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर ऑफ द पीपल, वो हमने पढ़ ही लिया कि वो उसको चेंज करने में हमारी मदद करती है जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। वो एक
मेंटेन करती है पर्सनल रिलेशनशिप और फॉलोवर की हेल्प करती है फुलफिलिंग देयर नीड, क्योंकि जब तक उनकी नीड पूरी नहीं होगी वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये आपको समझाना है उनको कि जो भी काम किया जा रहा है वो आपके लिए ही जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में भी मदद करती हैं और आएंगे। वो लीडर प्ले ए की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस। देखो, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई चेंज लाना चाहती है तो वो उन लीडर्स को ही पकड़ती है, पहले लीडर को समझाती है कि ये आपके लिए ज़रूरी है और आपको इनको ये फ़ायदा होगा। तो वो जो सुपरवाइजर है या वो मैनेजर है, पहले आप उनको तो कन्वे करो, ऑर्गेनाइजेशन उनको कन्वे करती है कि आपके लिए बेनिफिशियरी है, और फिर वो लीडर उनको कन्वे कर पाता है जो उसके फॉलोवर हैं। तो जब ही वो चेंज एप्लीकेबल हो पाएगा, पहले उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो उन एम्प्लॉइज की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं वो उनको समझाने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है वो भी बताना पड़ेगा, जब भी आप उन चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर पाओगे। ही ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो फिर जो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, लोगों का विरोध की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी और आप स्मूथली उस चेंज को इंट्रोड्यूस कर पाओगे। ए लीडर हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद है तो वो अगर इफेक्टिव लीडर है, उसके पास कम्युनिकेशंस के लिए वो मोटिवेट कर पा रहा है, तो वो हर टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को इजीली जो है टैकल कर लेगा और कोई भी उसका एडवर्स इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर या उस इंडिविजुअल पर नहीं पड़ने देगा। लीडर प्रोवाइड ट्रेनिंग देता है अपने सबऑर्डिनेट को कि भविष्य में वो उस रोल में आ पाए। तो जितनी भी टाइप की ट्रेनिंग उस ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है वो भी लीडर के थ्रू ही इम्पार्ट की जाती है सबऑर्डिनेट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंस थी लीडरशिप की। अब हम आते हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप पर। तो यूज ऑफ अथॉरिटी के बेस पर लीडरशिप स्टाइल 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है ऑटोक्रेटिक, अभी पढ़ेंगे क्या होता है। दूसरा है डेमोक्रेटिक और तीसरा है लीजर-फेयर, ठीक है। तो ये 3 हम पढ़ेंगे। इसको फ्री रेन भी कहते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं ऑटोक्रेटिक से, या जिसको हम अथॉरिटेरियन लीडर भी कहते हैं, जो अथॉरिटी यूज करता है। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब है जो सिर्फ इस तरीके का लीडर है कि वो डर के बेस पर, मतलब कि ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता है। वो कहता है बस तुम मेरे हिसाब से काम करोगे, आप मेरे साथ उसमें अपनी एडवाइस नहीं दोगे। तो एक ऑटोक्रेटिक लीडर वो होता है जो ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि सबऑर्डिनेट उसको ओबे करें, क्योंकि उनके बीच में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन है। तो वो मानता है कि वो मेरे ओबे करेंगे, उनको करना पड़ेगा। तो वो एक डर के माहौल में उनसे काम करवाता है। तो ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको पूरा करें। कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे प्रोसेस होती है। सबऑर्डिनेट को सिर्फ डायरेक्शन दी जाती है और उनको कहा जाता है कि आप इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करोगे। तो सीधा कमांड दी जाती है मैनेजर की और मैनेजर उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से। तो जो लीडर होता है वो डॉगमेटिक होता है, मतलब कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो किसी भी टाइप को कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चाहता। वो कहता है कि जो मैंने कह दिया वो फाइनल है और आप लोगों को उसके हिसाब से ही काम करना है, ये मेरा एक तरीके से फाइनल डिसीजन है। तो इसको कहा जाता है डॉगमेटिक। ये इसका एक फायदा है, अगर ऑटोक्रेटिक में कोई काम करता है तो डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं आएंगे, सजेशन नहीं आएंगे, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे काम पूरा हो जाएगा। तो इजीली काम हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाएगी, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो द लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी। तो क्योंकि जब किसी को रेजिस्टेंस करना ही नहीं है, कोई सुझाव उनके पास नहीं है, जैसा काम है अगर मुझे उसी तरीके से काम करना है तो प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ और सोचना ही नहीं है, बस सीधा सीधा मुझे काम करना है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ये काम आ सकता है, पर नॉर्मली ये यूज ज़्यादा नहीं होता। ऑटोक्रेटिक आपको कभी कभी तो ऑटोक्रेटिक बनना पड़ता है लीडर को, पर हमेशा ऑटोक्रेटिक वे में आप काम नहीं करा सकते, इसलिए जनरली एप्लीकेबल ये स्टाइल नहीं होता। दूसरा स्टाइल आता है जो कॉमनली यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टाइल है, वो डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है, क्योंकि आज के समय में शायद यही सबसे बेस्ट तरीका है मोटिवेट करना का भी, लोगों की बेस्ट जो उनके अंदर की कैपेबिलिटी है उसको बाहर निकालने का भी। तो ए डेमोक्रेटिक लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान, वो बनाता है पहले खुद, उसके बाद डिसीजन लेता है, जब बना तो लिया
फिर कंसल्टेशन करता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, और जो भी उसमें कोई चेंजेस हो सकता है, जो सही चेंज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको एक्सेप्ट कर कर वो डिसीजन लेता है कि हमें आगे कैसे काम करना है। तो यहाँ पर कंसल्टेशन के साथ काम होता है। तो ही विल एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। वो उनको कहता है कि भाई आप मेरे साथ मिलकर काम करो, ये मेरे अकेले का दिमाग है, हम सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को, इस काम को और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो आप सब मेरा साथ दो। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रेस्पेक्ट द अदर ओपिनियन। दूसरों की जो भी विचार है उनको रेस्पेक्ट मिलती है यहाँ पर, और वो सपोर्ट करता है सबऑर्डिनेट को जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो पहल कर कुछ करना चाहते हैं, जो भी अच्छा काम करता है ये उनको पूरा सपोर्ट करता है, और इसके बेस पर वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है, जो ज़्यादातर सबसे अच्छा माना गया है। और दिस एक्सरसाइज जो है वो कंट्रोल करती है यूजिंग फोर्सेस विद इन द ग्रुप। आप इसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगी कि वर्कर क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हो। तो ये लीडरशिप स्टाइल सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला, या यूजुअली इसी को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो ये यूजुअली फॉलो होने वाला स्टाइल है, सबसे अच्छा भी यही माना गया है। अब आता है लास्ट वाला, लीज फेयर या फ्री रेन। इसमें क्या होता है, खुला छोड़ दिया जाता है, मतलब ये एजम्पशन की जाती है कि सब लोग समझदार हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, हमें सिर्फ एक बार बताना है आपको क्या काम करना है, वो अपने आप उसको करेंगे, हम आपके ऊपर कोई भी जो है कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग नहीं करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ लीडरशिप डज नॉट बिलीव द यूज ऑफ पावर अनलेस इट एब्सोल्युटली एसेंशियल। वो जब तक पावर यूज ही नहीं करता जो उसके पास होती है, जब तक वो बहुत जरूरी ना हो जाए। लोगों को फ्री छोड़ दिया जाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो जानेंगे और अपने आप परफॉर्म करेंगे। द फॉलोअर आर गिवन ए हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। उनको पूरी आज़ादी दी जाती है कि वो अपने हिसाब से काम को सोचें, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें। द ग्रुप मेंबर वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजॉल्विंग इशू देमसेल्फ। अपनी जो भी प्रॉब्लम है खुद सॉल्व करते हैं, अपने आप काम करते हैं जो टास्क उनको असाइन किया गया है। तो सब मानते हैं कि मैनेजर ये मानता है कि मैनेजर सिर्फ उनको सपोर्ट करने के लिए है, उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैनेजर है, बाकी वो और कोई काम नहीं करेगा। जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो उनको ज़रूर वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और तो यहाँ सबऑर्डिनेट जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अज्यूम करते हैं और उनको परफॉर्म अपने आप करते हैं। नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा देखने में, इसलिए ये भी चलन में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब जिसको ज़्यादा छूट दे दी जाती है वो उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो है काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। तो ये था हमारा पूरा लीडरशिप का टॉपिक। लीडरशिप में यही सारा टोटल था। तो ये डायरेक्टिंग के जो कंसेप्ट था वो आपके सामने मैंने रख दिया, साथ ही साथ 2 एलिमेंट भी डायरेक्टिंग के रख दिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी यहाँ तक आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो मोटिवेशन दे पाएँ कि मैं आपको कुछ दे पा रहा हूँ, सो दैट मैं और एनर्जी के साथ अपनी वीडियो और जो इनिशिएटिव के साथ कुछ नए लाने की कोशिश करूँ। तो इसीलिए, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू।